हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अभी तक की वीडियोस में हमने चैप्टर 1 फोर्स कंप्लीट किया था एंड चैप्टर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर को हम कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें कि हमने हमारे दो टॉपिक वर्क एंड पावर को कवर कर लिया था एंड न्यू टॉपिक एनर्जी स्टार्ट करना था। न्यू टॉपिक एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले हमने आज की वीडियो में अभी तक जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझना है, उसको एक बार रिवाइज करना है, देन आगे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे न्यू टॉपिक एनर्जी को। तो चैप्टर 1 था फोर्स में हमने पढ़ा कि फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं एंड फोर्स का नॉन रिजिड एंड रिजिड बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए फोर्स क्या होता है, 9th क्लास में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए हैं। फोर्स जनरली किसी भी तरह का पुश एंड पुल आपका फोर्स की कैटेगरी में आता है एंड फोर्स अप्लाई करने पे क्या होता है, फिर फोर्स अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट का या तो शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है या फिर ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होता है। यही पॉसिबल कंडीशंस हैं। फोर्स अप्लाई होने पर ऑब्जेक्ट पर क्या उसका इफेक्ट होगा। तो फोर्स अप्लाई करने पर जिस ऑब्जेक्ट का शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर चेंज होता है, फोर्स अप्लाई करने पर जिस ऑब्जेक्ट का शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर चेंज होता है उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं नॉन रिजिड बॉडी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जब रोटी बनाते हैं तो आटे की क्या करते हैं, पहले लोई बनाते हैं तो उसमें आप फोर्स अप्लाई करके पहले उसे गोल बनाते हैं। गोल बनाने के बाद जब उसको बेलते हैं तो उसके साइज़ को इंक्रीज किया जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप फोर्स अप्लाई करके उस आटे के शेप को, साइज को और स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, तो वो आपका हो जाता है नॉन रिजिड बॉडी। तो जिस बॉडी का आप शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके, उस बॉडी को बोलते हैं नॉन रिजिड बॉडी। एंड जिस बॉडी का शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता है फोर्स अप्लाई करके, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी एंड नॉन रिजिड बॉडी समझ में आ गया। तो देखिए आपने नॉन रिजिड बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया तो आपकी ये कंडीशंस हो गया कि आपके ये चीज़ें शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। बट रिजिड बॉडी में जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ठीक है, इसका शेप तो नहीं बदलेगा, साइज नहीं बदलेगा, बट उसमें कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा। तो रिजिड बॉडी की कंडीशन में क्या होता है, आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होता है। क्या चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है। नॉन रिजिड बॉडी में शेप एंड साइज चेंज होता है एंड रिजिड बॉडी के केस में आपका स्टेट चेंज होता है। स्टेट चेंज होने का मतलब ये है कि आपके ऑब्जेक्ट के दो स्टेट्स होते हैं, रेस्ट कंडीशन एंड मोशन कंडीशन। रेस्ट स्टेट और मोशन स्टेट। ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो आप उसमें फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसमें फोर्स अप्लाई करके आप उसको रेस्ट में ला सकते हैं। मीन्स अगर आप रिजिड बॉडी में फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप रिजिड बॉडी में फोर्स अप्लाई करके उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब जब स्टेट में चेंज होता है तो उसमें भी दो तरीके के मोशन होते हैं। ऑब्जेक्ट अगर आपका रेस्ट में है, कोई रिजिड बॉडी रेस्ट में है, उसमें आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी दो कंडीशंस होती हैं, दो तरीके के मोशन होते हैं। या तो ऑब्जेक्ट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। देखिए ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स अप्लाई करने तो आप इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, या फिर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पुल कर रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाई करने पे दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है, या तो ये ऑब्जेक्ट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे या फिर ये ऑब्जेक्ट आपका, अगर इस ऑब्जेक्ट का कोई पॉइंट आप फिक्स कर दें तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसी पॉइंट के अक्रॉस आपका रोटेट करेगा। ठीक है, रिजिड बॉडी में फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे आपके डायग्राम में दिख रहा है। तो इसमें दो तरीके के मोशन पॉसिबल हैं, या तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ये लीनियर मोशन करेगा, तो इस तरीके के मोशन को बोलते हैं लीनियर मोशन, या फिर इसे ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। या फिर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस आपका ये रोटेट करेगा, उस मोशन को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है, बट आप ये समझिए कि रिजिड बॉडी है, इसमें फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद या तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसे बोलते हैं लीनियर मोशन, या फिर ये किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अक्रॉस रोटेट करेगा, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन।
तो देखिए फोर्स अप्लाई करने पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हाँ ये लीनियर मोशन करेगा या फिर रोटेशनल मोशन करेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? उसका कॉन्सेप्ट आता है, देखिए जब ये फोर्स F अप्लाई हुआ या तो उसको ऑब्जेक्ट को पुश किया या फिर पुल किया, तो फिर ये बेस के साथ देखिए ये आपका जो सरफेस है इसके साथ कोई ना कोई एंगल बनाता है, किसी एंगल थीटा पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर रही हैं। तो ये जो फोर्स F है ये दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है, ये दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है। एंड आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर आपका देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है और आपका ये एंगल थीटा है, तो बेस कंपोनेंट आपका होता है कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका होता है साइन थीटा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये फोर्स है सरफेस से एंगल थीटा बना रहा है, तो ये सरफेस से एंगल थीटा बना रहा है, तो ये भी आपका फोर्स दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। एक कंपोनेंट होगा F cos थीटा एंड एक कंपोनेंट होगा आपका F sin थीटा। तो देखिए जो बेस कंपोनेंट होता है cos थीटा का होता है, तो आपका जो F का बेस कंपोनेंट होगा वो होगा F cos थीटा एंड F का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा F sin थीटा। ठीक है, देखिए एक सिंगल फोर्स F था लेकिन वो किसी एंगल थीटा पर अप्लाई हो रहा है आपके सरफेस से ऑब्जेक्ट पर, तो ये एंगल थीटा पे अप्लाई हो रहा है, इस वजह से ये फोर्स आपका दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, F cos थीटा एंड F sin थीटा। मतलब टोटल फोर्स अगर आपका मान लीजिए कि क्या है 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन में से अब ये 10 न्यूटन अगर आप किसी एंगल थीटा पर अप्लाई कर रहे हैं सरफेस से ऑब्जेक्ट पर, तो ये 10 न्यूटन आपका दो अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। कुछ पार्ट उस 10 न्यूटन में से कुछ पार्ट फोर्स का आपका बेस कंपोनेंट रहेगा, वो बेस आपका लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एंड उस फोर्स में से कुछ पार्ट इसको ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो जो पार्ट इस ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इस ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उस कंपोनेंट को बोलते हैं F cos थीटा। एंड फोर्स का जो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इस ऑब्जेक्ट को कोशिश करेगा कि ये आपका रोटेट हो, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव ना करे, तो उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा उसको बोलते हैं F sin थीटा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए कि फोर्स F अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो ये फोर्स आपका दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है। फर्स्ट कंपोनेंट बेस कंपोनेंट F cos थीटा होता है जो कि आपका लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड सेकेंड कंपोनेंट होता है F sin थीटा, और F sin थीटा कंपोनेंट जो फोर्स का होता है वो रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स टोटल फोर्स F अप्लाई हो रहा है तो उसका कुछ पार्ट ऑब्जेक्ट को कोशिश करेगा कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो और ऑब्जेक्ट आपका लीनियर मोशन करे, तो वो जो कंपोनेंट फोर्स का वो F cos थीटा है, एंड फोर्स का कुछ पार्ट कोशिश करेगा कि ऑब्जेक्ट रोटेट करे और वो कंपोनेंट फोर्स का होगा F sin थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था रोटेशनल मोशन। यहीं पे डिफरेंस समझ में आ गया कि लीनियर मोशन है, रोटेशनल मोशन में क्या है। लीनियर मोशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, एंड रोटेशनल मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका रोटेट करता है किसी फिक्स पॉइंट के अक्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रोटेशनल मोशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। मैं आपको डिटेल में सारे टॉपिक नहीं बता रही, मैं सिर्फ जो आपको बेसिक मेन कॉन्सेप्ट है कि हम क्या और क्यों पढ़ रही हैं, कैसे हमारे टर्म्स आ रहे हैं, कि हमने पहले रिजिड एंड नॉन रिजिड बॉडी पढ़ा, तो उसके बाद हम लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन पर क्यों आए हैं, उसकी वजह क्या है। ये देखिए आपका बॉडी था, उस पर आपने फोर्स अप्लाई कर लिया, ये ठीक है, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था। अब जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो उसमें क्या होगा, मोशन होगा। दो तरीके का मोशन होगा, रोटेशनल मोशन एंड लीनियर मोशन। तो देखिए रोटेशनल मोशन एंड लीनियर मोशन में डिफरेंस क्या है। पहली बात तो जो रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट होता है वो F sin थीटा कंपोनेंट होता है फोर्स का, एंड जो लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका F cos थीटा होता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, रोटेशनल मोशन के लिए एक फिक्स कंडीशन होती है, वो है कि आपका ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पे फिक्स है और अब आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट देखिए आपका यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में कहीं मूव तो नहीं कर सकता है। ठीक है, ये लीनियर मोशन नहीं कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ अब इस फिक्स पॉइंट के अक्रॉस क्या कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है। देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है इस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो फोर्स अप्लाई करने का पॉइंट है हमारा ये है,
यहाँ पे हम फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फोर्स F अप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा इस फिक्स पॉइंट O के अक्रॉस। O पॉइंट जो देखिए हमारे पॉइंट क्या फिक्स्ड है, इस फिक्स पॉइंट O के अक्रॉस इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा, ठीक है। जब इस फिक्स पॉइंट O के अक्रॉस ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा तो देखिए जहाँ पे आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है वहाँ पे अगर हम कोई एक्सिस ड्रॉ करें एंड जहाँ पे आपका पॉइंट फिक्स है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा, इन दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस हम कंसिडर करें वो करें कि D। उसकी डिस्टेंस क्या है आपकी D है। ये पॉइंट है, आप इसको चाहे तो इस तरह से किसी रॉड का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास ये रॉड है, इस रॉड का ये पॉइंट फिक्स है, ठीक है। और इस रॉड पे हम यहाँ पे फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। ये रॉड है, रॉड से हम किसी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमने ले लिया D, रॉड के फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस D पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये भी सेम चीज़ है और ये भी आपका सेम चीज़ है, ठीक है। बस हमारा ऑब्जेक्ट बदल गया है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि हमने फोर्स F अप्लाई किया है डिस्टेंस D पर, कहाँ से, फिक्स पॉइंट से। तो देखिए आपका फोर्स F तो आपने अप्लाई किया है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर ये फोर्स का जो एंगल है वो आपका क्या हो गया, वो एंगल कोई थीटा हो गया सरफेस से, सरफेस से उसका एंगल कितना है, थीटा है। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा फोर्स जो है वो आपका ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं। आपका F का सिर्फ और सिर्फ जो F साइन थीटा कंपोनेंट होगा, अगर आपका जो फोर्स है वो आपका बेस से सरफेस से एंगल थीटा पर अप्लाई हो रहा है तो F का सिर्फ और सिर्फ F साइन थीटा कंपोनेंट ही ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो F साइन थीटा जब इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की कोशिश करता है तो ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए एक प्रॉपर टॉर्क की ज़रूरत होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट में के लिए एक टॉर्क फिक्स होता है, टॉर्क का सिंबल होता है टॉ, कि टॉर्क की इतनी वैल्यू होगी उसके बाद ही ऑब्जेक्ट आपका रोटेट होगा। इससे कम टॉर्क अप्लाई होगा तो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं होगा। आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कोशिश कर रहा है कि रोटेट हो, बट वो रोटेट नहीं हो पाएगा जब तक उसमें एक प्रॉपर फिक्स अमाउंट ऑफ टॉर्क नहीं होगा। एंड टॉ का सिंबल क्या होता है, टॉर्क का सिंबल होता है टॉ, एंड टॉ की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ फिक्स पॉइंट। जो फिक्स पॉइंट है उससे अगर हम करस्पॉन्डिंग कोई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हमने कोई एक्सिस ड्रॉ की है और जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है वहाँ पे कोई एक्सिस ड्रॉ किया, इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस जो है इनटू दैट डिस्टेंस D, ठीक है। तो देखिए फोर्स हमारा F हम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन F का सिर्फ F साइन थीटा कंपोनेंट ही ऑब्जेक्ट को रोटेट करता है, इसलिए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में देखिए कई बार आप लोग क्या करेंगे बुक में पढ़ेंगे तो देखिए जो 8th क्लास की बुक होगी या जो 9th क्लास की बुक होगी, हो सकता है कि 10th क्लास में भी बहुत जगह आपको सिंपली टॉर्क के फॉर्मूले में F इंटू D लिखा हुआ मिले, बट वहाँ पे देखिए जो वहाँ पे F इंटू D लिखा होगा वहाँ पे उन्होंने एंगल जो थीटा लिया होगा ना, उस एंगल थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लिया होगा। अगर फोर्स आपका 90 डिग्री पर अप्लाई होगा, ठीक है, फोर्स किस पे अप्लाई होगा, 90 डिग्री पे अप्लाई होगा, और फोर्स अगर आपका एंगल 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देन आपके फॉर्मूले में टॉ इक्वल टू F इंटू D होता है, बट स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है वो F साइन थीटा होता है। वो एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर कंडीशन पे कि अगर आप 90 डिग्री पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो सिंपली फॉर्मूला F इंटू D हो जाएगा। बट वो फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, करेक्ट फॉर्मूला होता है टॉ इक्वल टू F साइन थीटा इंटू D, ठीक है। F हमारा फोर्स है, D हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ फिक्स पॉइंट। अब फॉर्मूले में हमें F साइन थीटा D मिला है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला होता है वो आपको अपने माइंड में फिट रखना है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू होता है AB साइन थीटा। क्या है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू AB साइन थीटा, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है F साइन थीटा डॉट D, इसको हम लिख सकते हैं FD साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, AB साइन थीटा मतलब A क्रॉस B, तो FD साइन थीटा मीन्स क्या हो जाएगा, F क्रॉस D।
ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अप्लाई किया गया है। अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया तो यहाँ पे साइन थीटा क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये आपका ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है और ये सिंपली आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये जो वेक्टर का सिंबल, इसका मतलब क्या है, इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ये जो आपका शो कर रहा है एफ डी, ये आपके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है कि यहाँ की एफ की वैल्यू आपकी 10 न्यूटन है या फिर डी की वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर जो भी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ क्रॉस डी। हमने फॉर्मूला मैथमेटिक्स का अप्लाई कर लिया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमने ये टॉ की वैल्यू लिख लिया है। एंड यही चीज़ हमने हमारे चैप्टर 1 में पढ़ा है। ठीक है, चैप्टर 1 में हमारा क्या था, हमने टॉ के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल कंडीशंस लिए थे कि एंगल इतना होगा तो उसके लिए टॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो मैं आपको इससे पहले की वीडियोज में सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि फोर्स एफ अप्लाई हुआ तो इसका फोर्स का दो कंपोनेंट मिल गया हमें, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। जो एफ साइन थीटा टर्म है वो ऑब्जेक्ट को रोटेट करता है। एफ साइन थीटा टर्म क्या करता है, ऑब्जेक्ट को रोटेट करता है। और ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए एक फिक्स या पर्टिकुलर एक टॉर्क की जरूरत पड़ती है, उस टॉर्क की वैल्यू ये होती है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का जो एफ साइन थीटा टर्म है वो क्या रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट जो आपका एफ कॉस थीटा लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपका लीनियर मोशन होता है तो क्या होता है, देखिए ये हमारा सेकंड केस है, ये लीनियर मोशन। रोटेशनल मोशन में एक कंडीशन थी कि हमारा ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पे फिक्स होना चाहिए, लेकिन लीनियर मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पर फिक्स नहीं होगा, ये आपका कहीं भी मूव करने के लिए फ्री होता है। ऑब्जेक्ट में कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है। अब आप इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लीनियर मोशन करेगा। ये आपका जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इसके एफ के दो कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा टर्म एंड एफ साइन थीटा टर्म है। साइन थीटा को तो हम रोटेशनल मोशन में कंसिडर करते हैं। अभी हम लीनियर मोशन की बात करें तो लीनियर मोशन के लिए कौन सा टर्म रिस्पॉन्सिबल है, हमारा एफ कॉस थीटा। लीनियर मोशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल टर्म हमारा है, वो है एफ कॉस थीटा। तो जब लीनियर मोशन होता है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स एफ अप्लाई किया तो एफ कॉस थीटा टर्म क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है। जब फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या फिर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे हमने उसको रिप्रेजेंट किया है एस से। यहाँ पे हमारा एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि ऑब्जेक्ट में फोर्स एफ अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये हर बुक में देखिए, आप लोग कोई बुक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड जो आप फॉर्मूले पढ़ेंगे वहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, क्योंकि आपकी सृजन की बुक में इसको डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया गया एस से, इसलिए मैंने यहाँ पे एस लिखा है। लेकिन अगर आप कोई और बुक पढ़ेंगे तो उसमें इस एस को आपका डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ फोर्स एफ अप्लाई हुआ है तो ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। उसको किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, वो हर बुक का अपना अलग अलग सिंबल है, वो लोग उस हिसाब से करते हैं उसको यूज़। कहीं पे डी यूज करते हैं, कहीं पर आर यूज करते हैं, कहीं पर एस यूज करते हैं। मैंने एस लिया है क्योंकि आपके जो बुक है सृजन उसमें एस को एस से लिखा गया है इसको। तो देखिए एफ कॉस थीटा टर्म आपका बेस कंपोनेंट है फोर्स का, एंड एफ कॉस थीटा फोर्स जो है वो आपका ऑब्जेक्ट में अप्लाई होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस होगा। आप जब ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे तो मतलब आप कुछ काम कर रहे हो ना, यू आर डूइंग सम वर्क। तो यहाँ से हमें टर्म क्या मिलेगा, वर्क। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, वर्क। वर्क डन क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फॉर्मूला हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मीन्स फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन्स वी आर डूइंग सम वर्क एंड दैट वैल्यू ऑफ वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमारा क्या है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स की वैल्यू एफ नहीं है। वर्क डन जो आपका लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फोर्स, वो सिर्फ और सिर्फ एफ कॉस थीटा टर्म है।
क्योंकि जो एफ साइन थीटा पार्ट है वो तो ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एफ साइन थीटा टर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एफ कॉस थीटा टर्म रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट एस, वर्क डन इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। और यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, हमें मिलेगा एफ कॉस थीटा इंटू एस, वी कैन राइट दिस लाइक एफ एस कॉस थीटा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एंड ये हमारा है चैप्टर 2। मैंने आपको चैप्टर 2 ये स्टार्ट किया है। चैप्टर 2 ये आपके नोटबुक के अकॉर्डिंग है, आपके बुक्स विजन में ये चैप्टर 3 है, बट मैं इसको चैप्टर 1 के बाद पढ़ाऊँगी, क्योंकि देखिए इन दोनों का एक सीक्वेंस है, इन दोनों का एक पैटर्न है कि पैटर्न क्या है कि आपने फोर्स एफ अप्लाई किया तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपका क्या हो गया, बेस कंपोनेंट लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रोटेशनल मोशन किया तो हमारा वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उसकी वैल्यू यू हो गई, और लीनियर मोशन होता है तो हमारा वहाँ पे कुछ वर्क डन होता है, उस वर्क डन की वैल्यू होगी एफ एस कॉस थीटा। तो ये इसलिए इस सीक्वेंस, इस पैटर्न को बनाए रखने के लिए और इन दोनों को आपस में आप अच्छे से रिलेट कर सकें, इसलिए चैप्टर 1 के बाद मैं ये आपका चैप्टर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर आपकी नोटबुक के अकॉर्डिंग होगा। आपकी बुक में ये चैप्टर 3 है, और जो चैप्टर 2 आपका मशीन है उसको मैं इसके बाद पढ़ाऊँगी, चैप्टर 3 होगा वो आपके नोटबुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू आ गया एफ एस कॉस थीटा। तो इस एफ एस कॉस थीटा को हमने देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, पहले हमारे पास फॉर्मूला था ए बी साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी। सिंपली मैथमेटिक्स में एक दूसरा फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, दोनों फॉर्मूले याद रखिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो हमारे पास वर्क डन में क्या है, कॉस थीटा वाला टर्म है, मीन्स वर्क डन डब्लू, देखिए वर्क डन में क्या है, डब्लू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए की जगह पे हमारा एफ है एंड बी की जगह पे एस है, तो एफ एस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। टॉर्क आपका वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। देखिए टॉर्क में आपका साइन थीटा है, तो यहाँ पे ए बी साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, और यहाँ पे हमारा ए बी कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू एफ वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर डी है, एंड डब्ल्यू क्या है आपका, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। अब आप ये कह सकते हैं कि मैडम यहाँ पे एफ को वेक्टर है लिखा है, एरो उसके ऊपर लगाया है, डी के ऊपर एरो लगाया, तो आपने क्या करा है, टॉर्क के ऊपर भी एरो लगाया है। लेकिन यहाँ पर एफ के ऊपर आपने एरो लगाया है, वेक्टर का सिंबल लगाया है, एस के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाया है, लेकिन आपने डब्ल्यू में वेक्टर का सिंबल नहीं लगाया है। तो यहाँ भी इसका ऐसा लिखा गया है, इसके पीछे भी कोई एक वजह है, वो वजह ये है कि आपका दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है। क्या होता है, दो वेक्टर्स का, ये वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है और ये वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, बट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी के लिए आप वेक्टर का सिंबल तो लगाओगे नहीं, ये सिंबल किसका है, वेक्टर का है। तो आपका एफ क्रॉस डी आपको एक वेक्टर क्वांटिटी टॉर्क मिलेगी, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसके ऊपर हमने सिंबल लगाया हुआ है, बट हमारा वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसके ऊपर हमने एरो का सिंबल नहीं लगाया। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में, इन दोनों को रिलेट करते हुए मैंने आपको एक रिवीजन दिया था और आपको मेन कॉन्सेप्ट दिया था कि आपको अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट फिट रखना है कि हम लोग क्या और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।